ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा पेशेंस लगेगा। नीचे चले जाइए बाबू, ऊपर में सीट नहीं है, नीचे जाइए। इसके लिए कुछ भी खोजने की जरूरत, चलते हैं। नक्शा कहते हैं एनसीईआरटी का ये प्रश्न है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पिंड नीचे, दोनों बातें आप याद रखिए, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएगा। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे जाएगा तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो अंतिम वेग 0 होगा। आप लोग शायद ये जानते होंगे। और जैसे ही कोई पिंड नीचे से ऊपर जाएगा तो त्वरण कहिए, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, त्वरण कहिए या गुरुत्वीय त्वरण कहिए, या गुरुत्वीय त्वरण कहिए, या कुल ऊर्जा कहिए, या कुल ऊर्जा कहिए, यह नियत रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? नियत रहेगा। इसको थ्योरी में लिखते जाइएगा। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे फेंकेंगे, यू का मान 0, थ्योरी में जगह है ना, आपको जहां पर जगह का दिक्कत होगा तब दूसरे पेज में लिखिएगा। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो अंतिम वेग 0, नीचे से ऊपर जाएगा तो कौन वेग 0? अंतिम वेग 0। त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और कुल ऊर्जा का मान इसमें क्या रहेगा? नियत रहेगा। जल्दी लिख। पीडीएफ का प्रिंट उम्मीद करते हैं ऑनलाइन वाले छात्र निकाल लिए होंगे। लिख लिए? थोड़ा फास्ट करना है। ऊपर से नीचे आएंगे यू का मान 0, नीचे से ऊपर जाएंगे भी का मान 0। ठीक है, 10 क्लास के बदले 12 लग जाएगा, लेकिन पढ़ाएंगे बड़े प्यार से, कोई हड़बड़ा के नहीं पढ़ाएगा। टीचर लोग को भी बता दिया गया है। क्लियर है? त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान और कुल ऊर्जा का मान क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो इस पर एक सवाल जो हमेशा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसलिए पूछा भी जाता है, आपको कहेगा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर, कभी दे देगा त्वरण नियत रहता है, कभी दे देगा गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है। अगर त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण दोनों दे दे तो आंसर मारिएगा गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि जी का मान नियत रहता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण नहीं दे दे तब आंसर क्या मारिएगा? क्या मारिएगा? त्वरण। और अगर आप कहिएगा गुरुत्वीय त्वरण और कुल ऊर्जा दोनों दे दे, तब ऐसा कभी कोई क्वेश्चन देगा नहीं। हाँ, लेकिन इसका और इसका कॉम्बो मिला के जरूर दे देगा। या कभी कभी क्या करता है, यहां त्वरण के बदले में जो है ना, यहां त्वरण के बदले में त्वरण नियत रहता है, क्वेश्चन में नहीं रहता है, लिखल रहता है। जो गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है, इसके बदले में एक लाइन जो लिखता है क्वेश्चन, वो लिखता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नियत त्वरण। देख लो क्या क्या लिखता है क्वेश्चन, और एकदम ने भटकना है। आप हमेशा जानते हैं नीचे से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। जी का मान क्या होता है? घटता है। लेकिन दोस्त मेरे, आप कहिएगा तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहा है, जी के मान में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? आप क्यों कह रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नियत त्वरण? इसलिए कह रहे हैं कि छोटी सी लंबाई के लिए जी के मान को नियत मान लिया जाता है। छोटे से लंबाई के लिए जी के मान को क्या मान लिया जाता है? नियत मान लिया जाता था। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा तो त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण या कुल ऊर्जा या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नियत त्वरण होगा। बोलन रे, इस सब का सब वैल्यू नियत रहेगा। तो कभी कभार क्वेश्चन कहता है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से उच्चतम बिंदु पर वेग का मान 0 होगा। ये आंसर होगा, ध्यान देना। अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर जा रहा है तो या तो देगा गुरुत्वीय त्वरण नियत रहेगा, या कुल ऊर्जा नियत रहेगा, या त्वरण नियत रहेगा, या देगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से अंतिम वेग 0 होगा। यह आंसर होगा। बुझा रहा है? ये एनसीईआरटी का सवाल है। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है तो या तो त्वरण नियत होगा एक ऑप्शन, या नहीं तो कुल ऊर्जा नियत रहेगा, या गुरुत्वीय त्वरण नियत रहेगा, या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से प्रारंभिक वेग 0 के साथ आ रहा है। बुझा रहा है कि बाउंसर मार रहा है? दोस्त मेरे, दिमाग अस्थिर करके रखना। ये लिख लिया? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला ही क्वेश्चन है आपका 10 केजी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। 10 केजी द्रव्यमान, लग रहा है ना न्यूमेरिकल है? लग रहा है कि नहीं?
10 केजी द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 केजी द्रव्यमान का एल्युमिनियम के गोलों का व्यास समान है। व्यास क्या है? दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं जब वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं। भूतल से वो कहीं रहे, नीचे रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, कहीं रहे, 10 मीटर ऊपर होते हैं, तब इनके समान क्या होंगे? जल्दी से बता दो। हम यहां गतिज ऊर्जा नहीं लिखे हैं, हम यहां क्या लिखे हैं? कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा जो होता है आपको भी पता है, कुल ऊर्जा जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी या प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। कुल ऊर्जा का मान किसके किसके बराबर होता है? तो यहां गतिज ऊर्जा ऑप्शन होगा क्या? स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन होगा क्या? संवेग ऑप्शन होगा क्या? त्वरण ऑप्शन होगा क्या? क्लियर है? अब जल्दी से यहां थ्योरी लिख लिए हो, अगले पर चलें हम। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्त मेरे। हमारा एक ही मकसद है इस क्लास के थ्रू, थ्योरी भी पढ़ाना टफ टॉपिक को, और टफ टॉपिक के सेम टाइम में क्वेश्चन भी करवा देना, ठीक है? अब चलते हैं दोस्त मेरे, क्या मामला है कि अगर आप जानते हैं, एक बात बताइए, एकदम सिंपल सा थ्योरी है और इसको शायद आप जानते होंगे। बंदूक मास, ये तो सबको पता होगा, ये न्यूमेरिकल mg vg बराबर -mb vb, पता है कि नहीं पता है? कल भी आया था टेस्ट में, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको जरूर बनाए होंगे। हमेशा ये टेस्ट में इसलिए आता है कि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लेकिन इसका एक क्वेश्चन हमको ये बताइए कि वेग किसका कम होगा? बंदूक का वेलोसिटी ऑफ द गन इज लेस या वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज लेस? किसका वेग कम होगा? हाँ, गन का वेग पीछे हटने का कम होता है और बंदूक के आगे हटने, गोली के आगे चलने का वेग ज्यादा होता है। देखो बात बताइए, तो सबको पता है गोली का वेग ज्यादा होता है, उतने तेजी से अगर बंदूक पीछे हटेगा तो आदमियों ने मर जाएगा रे। तो अगर इसका वेग कम होता है क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसका वेग ज्यादा होता है क्योंकि इसका द्रव्यमान कम होता है। प्यारे बच्चों, इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने क्या सीखा? इसका द्रव्यमान क्या है? कम। B फॉर बुलेट है, G फॉर गन है, तो मास वेलोसिटी ऑफ द गन कम है इसलिए डाउन एरो है, मास ऑफ द गन भी ज्यादा है। अब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो है वो ज्यादा है, वेलोसिटी मास ऑफ द बुलेट क्या है? कम है। इसका मतलब सीधे शब्दों में कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग कम होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज्यादा। यही ना मामला है? अरे बोलिए। अब एक बात बताइए, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, इसको लिख लीजिए फिर बतिया लेते हैं। लिख लिए? जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका वेग कम, और जिसका द्रव्यमान कम उसका वेग ज्यादा। इसीलिए तो बंदूक का वेग जो है वो कम होता है पीछे हटने का, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है? ज्यादा। हो गया? पढ़े? अब देखो, कहता है 5 किलोग्राम, सेम थ्योरी यहां लगा दो। 5 किलोग्राम द्रव्यमान, 10 किलोग्राम द्रव्यमान, थ्योरी छोटा छोटा लिखना, जगह का दिक्कत होगा, छोटा छोटा थ्योरी लिखना, मैथ में भी, रीजनिंग में भी, सब में। 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंद की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी? 5 किलोग्राम की कि 10 किलोग्राम? पक्का? क्यों? तेजी से कह रहा है, धीरे से नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन, तेजी से कौन गति करेगा? तो तेजी से जकर द्रव्यमान कम होगा वही ना तेजी से गति करेगा।
तो गोली के द्रव्यमान कम है, वो तेजी से गति करता है, तो बताओ क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? सही है, पक्का? उम्मीद करते हैं थ्योरी क्लियर होगा। बोलो, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, क्या समान है? क्या समान है? क्या समान है? गतिज ऊर्जा समान है, तो अगर उस पर समान बल लगाएंगे तो वो समान दूरी तय करेगा। लिखिएगा नोट करके, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु, थ्योरी में थ्योरी लिखना है, सॉल्यूशन में जाकर सॉल्यूशन लिखना है। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान हो, की गतिज ऊर्जा समान हो और उस पर समान बल लगाया जाए, समान बल लगाया जाए, तो रुकने से पहले वह वस्तु समान दूरी तय करेगा, समान दूरी, समान दूरी तय करेगा। कैसा दूरी तय करेगा? समान दूरी तय करेगा। कैसी दूरी तय करेगा? अब देखो आंसर, अब इसका बताओ। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा से के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाए, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाए, कैसा बल प्रयुक्त किया जाए? समान बल प्रयुक्त किया जाए, तो कार के ठहरने से पूर्व लंबी दूरी तय करेगा, ट्रक ठहरने से पहले लंबी दूरी तय करेगा, दोनों ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगा। क्या होगा आंसर? अगर गतिज ऊर्जा समान है और अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु समान बल लगाया जाए, तो वह ठहरने से पूर्व समान दूरी तय करेगा। क्लियर है? अगला, अगला में चलते हैं। ऊर्जा की क्षति, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर दो गतिशील पिंड है, कैसी पिंड है? दो गतिशील पिंड है। कैसी पिंड है दोस्त मेरे? दो गतिशील पिंड है, जैसे एक का द्रव्यमान होगा m1 और दूसरे का द्रव्यमान होगा v1। एक का द्रव्यमान m1, उसका वेग v1, और एक का द्रव्यमान है m2 और उसका वेग क्या है? v2। अगर मान लो ऐसा है, दो गति से, तो चला हम हाफ एम वी स्क्वायर के सवाल नहीं पढ़ा रहे हैं कि एम दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, पट से गुना करो, चट से आंसर निकाल लो। क्वेश्चन वो भी पूछेगा, हम उस पर कोई कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका वो भी पूछेगा, लेकिन वैसे प्रश्न जो आपके मेरिट बनाने में आपका सहयोग करेंगी, क्योंकि दोस्त मेरे एग्जाम निकाल लेना, पीटी निकाल लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक नंबर से छूट जाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन मामला है मेंसवा निकालना, फाइनल मेरिट तक जाना। फिजिकल में अपीयर हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन मामला क्या है? मेरिट में तुम्हारा नाम हुआ, तुम्हारा नौकरी हो जाए, नहीं तो छटनी के 100 उपाय हैं। ठीक हो गया है सर? छटनी के 100 उपाय है, या तो तुरा पीटी में छांट देगा 1 नंबर से, और ना तो तुरा मेंसवा में छांट देगा। जकर खाली पीटी है तो कोनो न कोनो चीज में आगे जाके अगर तुम्हारा नंबर कम रहेगा तो छटने की संभावना प्रबल है। लोग कहते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने से रिजल्ट होता है, हमको ऐसा लगता है कि 5 अच्छे क्वेश्चन पढ़ने से रिजल्ट होता है, और मतलब नौकरी होता है।
रिजल्ट क्वेश्चन पढ़ने से होता है, लेकिन नौकरी जो होता है ना वो 5 अच्छे प्रश्नों को पढ़ने से होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। नौकरी लेना और रिजल्ट लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा बहुत ऐसे बच्चे हैं और एकदम क्लोजली छटे होंगे, तो वो काम आपके साथ ना हो, आपको फिर से ना बैठना पड़े 5 साल तक, उसी का उपाय लगा रहे हैं। नौकरी 5 अच्छे प्रश्नों को पढ़ने से ही होता है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे थे अगर 2 गतिशील पिंड है और अगर टक्कर हो गया, क्या हो गया दोस्त मेरे, अगर 2 गतिशील पिंड में टक्कर हो गया या टक्कर नहीं भी हुआ, तो उसका जो क्षय होगा गतिज ऊर्जा का, क्षय जो होगा वो गतिज ऊर्जा का, क्षय गतिज ऊर्जा का जो होगा वो क्या होगा, हाफ एम, ध्यान देना, हाफ m1v1 स्क्वायर माइनस हाफ m2v2 स्क्वायर। इसका ध्यान देना, अगर द्रव्यमान सेम है तो हाफ m कॉमन ले लेना है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, बोलवे नहीं करेगा। अगर सेम द्रव्यमान है तो हाफ m कॉमन ले लेना है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ना। और अगर द्रव्यमान सेम नहीं है तो इसका m1 v1 इसका m2 v2 सबका वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट द रिजल्ट। अरे बोलो, तो पहले तो ई मामला। अब मामला ये है कि एक और सवाल है। सवाल क्या है, थ्योरी है, अगर ये इसका द्रव्यमान m1 है और इसका वेग v1 है, और अगर एकर द्रव्यमान m2 है एकर वेग v2 है, और दोनों आपस में टकरा के साथ में चल दिया, एकर द्रव्यमान m1 एकर द्रव्यमान m2, ये मान ले v वेग से चल दिया ना, तो टक्कर से पहले का जो संवेग होगा टक्कर के बाद का संवेग समान होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है, तो इस चक्कर से पहले का द्रव्यमान गुना वेग है, द्रव्यमान गुना वेग, आई द्रव्यमान गुना वेग, बोलवे नहीं करेगा। ये टक्कर से इधर पहले है कि बाद है, आई तो टक्कर से पहले का संवेग हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, बोलो हाँ। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, m1 v1 प्लस m2 v2, अब बराबर ही हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v, बोलो हाँ। तो अगर हमको टक्कर के बाद का वेग निकालना है कि टक्कर के बाद वेग कितना था, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, यहां से भी नहीं निकल जाएगा। अरे बोले हुए नहीं करेगा, निकलेगा। टक्कर के बाद का वेग हमको पता है, अगर मान लो ये टक्कर से पहले का वेग हमको पता है, इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ये पूरे का काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर करके इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, और इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो हमको टक्कर से पहले जो ऊर्जा था, मान लो ये दोनों मिला के 10 जूल ऊर्जा था काइनेटिक एनर्जी, और टक्कर के बाद 8 जूल हो गया, तो एकरा में से एकरा घटा देंगे तो हमको 6 ऊर्जा नहीं मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और दोनों का साथ में वेग निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो जल्दी से एक लिख लो, रुक जा, ऊपर से जल्दी लिख। सारे टीचर का टाइम चला फिक्स है, कल से एग्जैक्ट 9 बजे लाइव हो जाएगा। 9 से 9:45 मेरा है, 9:45 से 10:30 गौरव सर, 10:30 से 11:15 रोशन सर, और तीनों कंटेंट हम पूरी टीम के साथ और सभी टीचर के साथ मिलकर बनाए। और जो जो इंस्ट्रक्शंस हम दिए हैं, फ्री में क्लास मिल रहा है दोस्त मेरे, जरूर कर लो। हम बार बार कहते हैं पेड कोर्स कहीं और खरीदो, अब फ्री वाला क्लास हमारा चैनल पे आके कर लो, इतना तो कर ही सकता है तुम। ऊपर कर दें,
हम आपको कोई जोर भी नहीं दे रहे हैं, हम अपने पहले थ्योरी पढ़ाएंगे और तब क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। भारी लगे तो समझ लो तुम मेहनत कर रहा है, और नहीं तो बल का ऐसा तक न्यूटन पढ़ो तब 5 साल और लगेगा। एकदम दिमाग में चला एडजस्ट कर लो, 5 अच्छे प्रश्न ही नौकरी दिलवाते हैं मात्र, और नहीं तो फिर पंचवर्षीय में चले जाओगे। अरे हो गया। पढ़े पढ़े हो, कहीं कहीं जगह कम पड़ जाएगा लगता है। अरे बढ़े, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन है, चिकनी सतह पर, ले लो कितना घन है। चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, कितना मीटर पर सेकंड के वेग से गति से चल रहा है। यह 1 किलोग्राम के एक स्थिर अन्य वस्तु से टकरा रहा है। बहुत बढ़िया बात। 1 किलोग्राम, आयकर वेग कितना है। 1 किलोग्राम के एक अस्थिर अन्य वस्तु से टकरा रहा है, तो अस्थिर आयकर वेग कितना है, 0। बहुत बढ़िया बात। वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। ये 0.5 केजी का वस्तु और ये 1 केजी का वस्तु, दोनों एकल होकर के साथ में आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं भी है। टकराव के दौरान कुल क्षति ऊर्जा क्या होगी, यही ना। हम अगर इसका द्रव्यमान हमको पता है 1 किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, तो हाफ mv² निकालने के लिए भी चाहिए, बोलवे नहीं करेगा। एकड़ हाफ mv² होवे नहीं करेगा, क्योंकि m तो है, v का मान 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका हाफ mv² के लिए हाफ m है, v है, हाफ mv² निकाल देंगे, इसका हाफ mv² निकाल देंगे, अब दोनों को घटा देंगे तो 6 ऊर्जा नहीं निकल जाएगा। लेकिन पहले इसका वेग निकालना होगा। पहले क्या निकालना होगा, अब वेग निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना होगा, टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर से पहले का संवेग 0.5 गुना 2 प्लस ई तो 0 ना हो जाएगा, 0 बराबर टक्कर के बाद का संवेग कितना, 0.5 गुना 1 इंटू भी का मान देखो कितना आता है, 5 दूनी 10, 1 आई हो जाएगा 0.5, आई यहां प्लस हो जाएगा, ई हो जाएगा 1.5 किलो, तब 1.5 किलो रे 1.5, तो यहां से भी का मान कितना हो जाएगा बता, 1 5 दूनी 10 ना, 1 बट्टा 1.5 1.5, पॉइंट उड़ोगे 10, 5 दूनी 10, अब 5 तिया 15, 2/3 मीटर पर सेकंड होगा। अरे बोलो, अब एकड़ गतिज ऊर्जा निकाल लो, एकड़ गतिज ऊर्जा निकाल लो, अब दोनों को घटा दो, आंसर आ जाएगा। बोलो, किसी को किसी में से घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन नहीं होगा, खाली माइनस साइन नहीं होगा। 1 मिनट होल्ड डाउन। अब इसका गतिज ऊर्जा निकालो तो कितना आता है, काइनेटिक एनर्जी अगर इसका निकालते हैं हम, तो काइनेटिक एनर्जी जी अच्छा है, डायरेक्ट निकाल दें, 6 निकालेंगे, देखो डायरेक्ट हाफ m1, m कितना रे 0.5 इंटू v² कितना, 2 का स्क्वायर होगा, माइनस हाफ m का मान कितना है, अरे ये 1.5 ना, 1.5 इंटू v² कितना आया है, 2/3 का होल स्क्वायर। सवाल चला दुए लाइन का है, बस घटा आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 0.67 इज द राइट आंसर। जल्दी लीक। सिर्फ लाइव रहने से कुछ बच्चों को तकलीफ हो रही होगी, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन दोस्त मेरे, कोई भी रूल्स बनता है तो उसमें कुछ लोगों को तकलीफ होती ही है, उसका क्या कर सकते हैं।
सरकार कहेगी कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, आप कहिएगा हमको हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है, कोई कहेगा हमको ट्रेन पकड़ना बहुत जरूरी है, तो ट्रैफिक नियम का पालन तो कभी नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या? तब तो सब अपने अपने हिसाब से ट्रैफिक खुलवाया और बंद करवाया करेंगे। रूल्स इज ऑलवेज रूल्स। किसी का आप खून कर दीजिएगा, कहिएगा खून करना बहुत जरूरी था, दिमागी हालत अगर ठीक नहीं था, नहीं तो हमरे मार देता, तो ये बात पे आपको रिहाई नहीं मिल सकती। अरे हो गया। और हम एकदम सॉरी हैं इसके लिए, आप टाइम निकाल लिए। और एग्जैक्ट 9:02 में लाइव हो जाएगा। अरे हो गया, ये समझ में आया कि एक बार और समझाएं? एक बार और समझा दें? पहले लिख लीजिए फिर समझा देते हैं। लिख लिए ना? इस पर ऐसा नहीं है कि यही एगो सवाल है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। देखो हम आपको कह रहे हैं कि दो गतिशील पिंड है, अगर एक m1 है और एक v1 है, और एक m2 है और एक v2 है, दोनों टक्कर के बाद अगर साथ ही साथ चलने लगती है, तो अगर क्षय गतिज ऊर्जा कहिएगा तो पहले अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा आप घटा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर दोनों साथ साथ चल रहा है तो टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद का संवेग, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v से आप जब दोनों साथ साथ चलने लगेगा तो v का मान निकाल पाइए। बोलो हाँ। और जब v का मान निकाल लीजिएगा तो क्षय ऊर्जा निकालना है, तो भैया अंतिम ऊर्जा आप माइनस प्रारंभिक ऊर्जा को घटा दीजिए, तो क्षय ऊर्जा नहीं निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा? एक क्वेश्चन लिखिएगा, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान हीट एंड टेम्परेचर का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और उस पर एक बल आरोपित होता है, उस पर एक बल आरोपित होता है, उस पर एक बल आरोपित होता है और उस वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, दस मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो क्षय ऊर्जा का मान तो क्षय ऊर्जा का मान क्या होगा? तो क्षय ऊर्जा का मान क्या होगा बना दीजिएगा। देखो यहां कोई वस्तु है कितना केजी का? 10 केजी का। ओकर वेग कितना है? अरे कितना है? दूसरा वस्तु कितना का है? 20 केजी का। अरे दूसरे वस्तु का द्रव्यमान बताओ। अच्छा वो सेम वस्तु है, सेम वस्तु है, उस पर बल लगा रहे हैं ना, और उसका वेग कितना हो जाता है? 20 मीटर पर सेकंड। क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं ना। बोले नहीं करेगा। तो गतिज ऊर्जा में क्षय निकालने के लिए कह रहा है, बताइए कैसे निकालिएगा? एकर गतिज ऊर्जा निकाल दीजिए, एकर गतिज ऊर्जा निकाल दीजिए, दोनों को घटा दीजिए बड़का में छोटका को। बोले वह नहीं करेगा। क्षय ऊर्जा का मान बराबर हाफ एम का मान ले लो, कितना? 10। इत हाफ एम कॉमन है ना रे,
अगर हाफ ई फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, हाफ m1 v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, और m कॉमन है यानी दोनों में समान है, तो हाफ m कॉमन ले लेंगे, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अब आप अपने मन से पुट कीजिए, जे v1 का मान बड़ा लीजिएगा, v2 का मान छोटा लीजिएगा। हाफ m v1 स्क्वायर कितना 20 ले लें, अब माइनस कौन अल्लाह कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना होगा कि यहां 10 काहे नहीं लिए, अरे बोल लो 10 इसलिए नहीं लिए दोस्त मेरे कि 6 ऊर्जा का मान कभी निगेटिव नहीं होगा। तब बता दो कितना हो जाएगा, 400 माइनस 100 300 200 150। एक आदमी बोलो, अच्छा यहां मास छूट गया 10, यहां मास छूट गया, लगाओ रे चुट्टा सब, कितना हो जाएगा बता, 2 पंचा 10, 15 पचा 75, कितना आ रहा है 1500 जूल इज द राइट आंसर। अब सही है, बता देगा। इतना सीरियस कंटेंट पढ़ा रहे हैं, अब वहां एक लड़का कहता है यूट्यूब पे, भाई मेरा एक बोल रहा है कि क्या एग्जाम का डेट निकल गया है, क्या फलना हो गया है। यार कौन सा स्टूडेंट है भाई तू, पढ़ाई पे ध्यान दे ना, एग्जाम का डेट निकलेगा तो घिना जाएगा। ऐसा थोड़े है कि एक आदमी को पता चलेगा सबको पता नहीं चलेगा, डेट निकल जाएगा, जाके एग्जाम दे देना है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे। हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर, बोले मैं नहीं करेगा, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर लगाएंगे, खट से रिजल्ट मिल जाएगा। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। तो 6 ऊर्जा कैसे निकालना है समझ में आया। हम तुमको जो टफ सिचुएशन है वो भी बता दिए हैं कि अगर दोनों साथ में चल देगा तब जो वेग निकालना होगा, तो यहां से ये फॉर्मूला से वेग निकाल लेंगे, और तब अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे तो 6 ऊर्जा नहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 6 ऊर्जा या तो ऐसे मिल जाएगा, या नहीं तो ऐसा क्वेश्चन जो तुमको दिया हुआ है कि एक द्रव्यमान है और जिस पर F बल लग रहा है, उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटा देना है, या ज्यादा गतिज ऊर्जा में से कम गतिज ऊर्जा को घटा देना है। यू विल गेट योर आंसर। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है, बोलो ना रे, नहीं समझ में आया, आया पक्का, अरे बोलो 6 गतिज ऊर्जा निकाल लोगे, अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, कुल ऊर्जा और त्वरण का मान नियत रहेगा। ये ऑलरेडी हम पहले से तुमको बताए हुए थे, ऑलरेडी तुम पहले से जानता भी था, लेकिन अब नया चीज तुम ये जानो कि अगर त्वरण नहीं देके 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दे तो वो भी सही होगा, और एक और नया चीज जान लो, 9.8 की जगह 10 भी दे देगा तो वो भी सही होगा, क्योंकि 9.8 का अप्रॉक्स मान कितना होता है 10, 9.8 का अप्रॉक्स मान कितना होता है 10, क्लियर है, अरे बोलो 9.8 का अप्रॉक्स मान कितना होता है 10 होता है। जकर द्रव्यमान कम होगा होकर वेग ज्यादा, और जकर द्रव्यमान ज्यादा होगा होकर वेग कम, इसीलिए तो बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा है तो होकर वेग कम होता है, और गोली का द्रव्यमान कम है तो होकर वेग ज्यादा होता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, क्लियर है, बोलो रे। 9 बज के हो गया 46 मिनट और हमारी कक्षा हो गई समाप्त, ठीक है। 1 मिनट होल्ड डाउन, हमने 10 दिन 10 कक्षा दिया है, लेकिन एक आध 2 कक्षा बढ़ भी सकता है, लेकिन पढ़ाएंगे प्रॉपर तरीके से, पढ़ाएंगे नहीं तुमको सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन दोस्त मेरे अब एक चीज का ध्यान रखना, हम इसमें 3 सब्जेक्ट रखे हैं, एगो साइंस, एगो मैथ, एगो क्या रीजनिंग। साइंस मैथ रीजनिंग में तीनों का कंटेंट हम लगभग चला, ये अनाउंसमेंट कितना दिन से कर रहे हैं, 1.5 महीना से